जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। देखिए, अभी सीटेट का एग्ज़ाम 1 दिसंबर को होने वाला है। 150 नंबर का पेपर होगा, जिनमें से आपके 60 नंबर एसएसटी के होंगे। इन 60 नंबर में से जो 40 नंबर है वो आपके एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं, और जो 20 नंबर का रहता है वो आपके एसएसटी और पेडागोजी दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है। मतलब कि आपकी किताब में से भी और कुछ पेडागोजी को मिक्स करके बनाया जाता है क्वेश्चंस। तो ये 60 नंबर है, इनकी तैयारी हम रोज करते हैं वीडियो के माध्यम से। आज हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का वीडियो नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ इसके सॉल्यूशन भी है, और उस क्वेश्चंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। सभी को ध्यान से देखना है। जो क्वेश्चंस आपको पता है वो अच्छी बात है, जो नहीं पता है आप उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। अंत में आप जितने क्वेश्चन को सही करोगे उसका स्कोर आप हमें जरूर बताना कमेंट सेशन में। महाजनपदों की राजधानी कहाँ स्थित होती थी? मैंने आपसे पहले कहा था कि महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में से 12 महाजनपद आपके उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है, 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में से 12 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित है। और महाजनपदों की जो राजधानी है वो नदी के किनारे होती थी। नदी के किनारे इसलिए होती थी क्योंकि आप सपोज करो कि जैसे किसी का महल है, नदी के किनारे एक लाभ ये मिलता था कि जो शत्रु थे, आक्रमण करता थे, वो जल्दी से उनके महल पे हमला नहीं कर सकते थे। इसलिए अधिकतर जो राजधानियां होंगी वो कहाँ पर होंगी? नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बिंदु है, महाजनपदों की अधिकांशतः राजधानियां नदी के किनारे स्थित थी। जल संसाधनों के नजदीक रहना कृषि और व्यापार के लिए लाभदायक होता था। तीसरा बिंदु है, यह रक्षा और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण था। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक असेशन रीजनिंग का क्वेश्चन बना देगा यहाँ से, इसलिए आपको तीनों ही क्वेश्चंस को, तीनों ही ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, मगध की राजधानी पहले कहाँ थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप मगध का उत्कर्ष पढ़ोगे तो वहां पर यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, मगध की राजधानी पहले कहाँ थी? आंसर है आपका राजगीर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सबसे पहले मगध की राजधानी थी राजगीर। पर जब अजात शत्रु वहां के राजा बने, कौन? अजात शत्रु, तो उस समय उन्होंने पाटलिपुत्र कर दिया था। सबसे पहले राजगीर राजधानी थी मगध की, उसके बाद में चेंज करके पाटलिपुत्र किया गया था। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को भी देखेंगे। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी, और बाद में इसे चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था। पाटलिपुत्र चेंज किसने किया था? ये अजातशत्रु ने किया है। ये नाम आपको याद रखना है। किसने चेंज किया था? अजातशत्रु ने। फिर है, मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। और जो महाजनपदों की राजधानी होती है वो नदी के किनारे होती है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हमने पढ़ा था महाजनपद। जो पीछे जनपद शब्द आता है, इसमें जनपद शब्द का क्या तात्पर्य है? शब्द का तात्पर्य होता है लोगों का निवास स्थान। लोग जिस स्थान पर रहते हैं, जिस स्थान पर निवास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, जन अर्थ, जन शब्द का अर्थ होता है लोग, या फिर पद का अर्थ होता है स्थान। मतलब कि लोग जिस स्थान पे निवास करते हैं उसे हम कहते हैं जनपद। और आगे महा लगने से क्या अर्थ होता है? ये विशाल या बड़े का अर्थ देता है। तो महाजनपद का अर्थ होता है ऐसा विशेष स्थान जहां पर लोग निवास करते हैं।
फिर दूसरा है कि यह शब्द उन क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता था जहाँ पर लोग निवास करते थे। ठीक है, जनपद शब्द का अर्थ हो जाएगा लोग जहाँ पर निवास करते थे। जनपद में कई गांव और छोटे कस्बे होते थे। ये दोनों आपको याद रखना है, छोटे गांव और कस्बे होते थे। ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, महाजनपद का शासक किसे कहते थे? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सेनापति, बी है राजा, सी में है पुरोहित और डी में है ग्रामीणी। प्रश्न है महाजनपद का शासक किसे कहते थे? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा को हम महाजनपद का शासक कहते थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। महाजनपद का शासक जो है राजा होता था। राजा को शासन चलाने के लिए पुरोहित और मंत्रियों की सहायता मिलती थी। मतलब जब भी उनको डिस्कशन करना पड़ता था वो अपने पुरोहित और मंत्रियों की सहायता से करते थे। राजा का पद जो है ये वंशानुगत होता है। वंशानुगत शब्द का तात्पर्य यह है कि उनको अपने पिता से राजगद्दी प्राप्त होती है, हस्तांतरित होती चलता है साथ ही साथ। तो ये बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि कौशल जो है किस नदी के किनारे स्थित था? 5वें नंबर क्वेश्चन है, कौशल जो महाजनपद है ये किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी के किनारे स्थित था। यदि आप वर्तमान में देखोगे तो जो अवध है ये भी सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, कौशल जो है, कौशल महाजनपद सरयू नदी के किनारे स्थित था। अयोध्या इसकी प्रमुख राजधानी थी। अयोध्या इसकी प्रमुख राजधानी थी और यह महाजनपद वैदिक काल का एकमात्र महत्वपूर्ण स्रोत था। देखिए वैदिक काल में क्या हुआ था, ऋग्वेद की रचनाएं हुई थी। आपको पता है वैदिक काल में किसकी रचना होती है? ऋग्वेद की रचना होती है, ऋग्वेद। और इसकी रचना कब होती है? लगभग 3500 वर्ष पहले होती है। ऋग्वेद में अग्नि सूक्त और इंद्र सूक्त का वर्णन भी है। अग्नि सूक्त कितने हैं इसमें? 200 अग्नि सूक्त हैं और 250 किसके हैं? 250 हैं इंद्र सूक्त। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है, ये यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, किस महाजनपद ने सबसे पहले लोहे का उपयोग किया है? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और मैं पिछले क्लास में बताया भी था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के कि महाजनपद ने सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया। किसने किया था? मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे मगध। इन्होंने कब किया था? तो 2500 वर्ष पहले कृषि में प्रयोग किया था, जिसकी वजह से कृषि में बढ़ोतरी होगी और मगध राज का क्या होगा? उत्थान होगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका जो था कृषि का था, मगध को उत्कर्ष की ओर बढ़ाने में। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु है, मगध ने सबसे पहले लोहे का उपयोग अपने उपकरण और हथियारों में किया था। साथ ही साथ लोहे का उपयोग कृषि और युद्धों में भी किया गया। इससे मगध की सेना और अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई थी। ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों ही बिंदुओं को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किस धर्म में प्रचलित हुआ? 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत किस धर्म में प्रचलित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, किस में प्रयोग हुआ? बौद्ध धर्म में प्रयोग हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके हैं गौतम बुद्ध, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु है, गौतम बुद्ध के कर्म के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना गया है और कर्म के अनुसार व्यक्ति का अगला जन्म उनके कर्मों पर निर्भर रहता है। आपने गांव घर में कथा या फिर किसी से सुना होगा कि आप जिस प्रकार के कर्म करोगे आपको उसी प्रकार का फल मिलेगा।
तो ये इन्हीं सब कहावतों के आधार पर कहा गया है। अगला है, गौतम बुद्ध ने इसे अपने उपदेशों में प्रमुखता दी। देखिए गौतम बुद्ध जो है, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। और गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर की थी? पीपल वृक्ष के नीचे की थी। ये आपको ध्यान रखना है, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, फिर उन्होंने उपदेश दिया। ठीक है, सबसे पहले जब उन्होंने उपदेश दिया तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे, जिनमें से पहला आर्य सत्य क्या था? दुख के ऊपर उन्होंने अपना प्रवचन दिया था। किसके ऊपर? दुख के ऊपर। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रहना चाहिए इससे रिलेटेड। चलिए फिलहाल में अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि उज्जैनी जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? आपके पास 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों में से ऐसा कौन सा जनपद है जिसकी राजधानी उज्जैनी है? आंसर है आपका अवंती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अवंती की राजधानी है उज्जैनी। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बातें को और विस्तार से देखेंगे। उज्जैनी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। यह पश्चिम भारत का, कौन से भारत का? पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र था। किसका? धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनपद काल में प्रमुख भोजन क्या था? चावल और मछली, रोटी और सब्जी, जौ और गेहूं, मांस और फल। चारों ही ऑप्शंस में से सही आंसर कौन सा है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो जनपद काल है, इस समय पर प्रमुख भोजन था जौ और गेहूं। देखिए ये बात कर रहे हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं। नवपाषाण काल में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती हुई थी और ये लगभग 8000 वर्ष पहले हुई थी। कहाँ पर हुई थी? किरथर सुलेमान पहाड़ियों के बीच में हुई थी। मतलब कि मेहरगढ़, जिसे हम कहते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? तो ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हुए चलते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु है, जनपद काल में लोग मुख्य रूप से जौ और गेहूं का सेवन करते थे। यह फसलें उस समय की कृषि की प्रमुख फसलें थी। दूसरा है, प्रमुख फसलें थी। लोग जो है कृषि पर आधारित जीवन व्यतीत करते थे। ये पहला बिंदु और अंतिम वाला बिंदु, ये दोनों ही बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा वाला फिर भी थोड़ा डाउन सा लग रहा है, पर ऊपर के 2 बिंदु आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एग्जाम में पूछा गया है, 2022 के एग्जाम में पूछा गया था ये। राजसूय यज्ञ किसके लिए किया जाता था? मैंने आपसे कहा था कि यज्ञ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक बार आपको देख करके जाना है। जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, नृपति यज्ञ, भूमेध यज्ञ, इस प्रकार से करके कई यज्ञ हैं। इन सभी से रिलेटेड आपको एक बार प्रश्न को देख करके जाना है, क्योंकि यज्ञ से संबंधित एक प्रश्न आपसे अवश्य पूछा जाएगा क्वेश्चंस में। चलिए फिलहाल में यहाँ पर पूछा है कि राजसूय यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो राजसूय यज्ञ जो है राजा की शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 10वें नंबर क्वेश्चन का। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को समझेंगे और विस्तार रूप से, ताकि ये प्रश्न हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। राजसूय यज्ञ राजा की शक्ति और अधिकार को बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसे वैदिक काल के महत्वपूर्ण यज्ञों में से एक माना जाता था। इंपॉर्टेंट है। और यज्ञ में राजा की शक्ति का प्रदर्शन होता था। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का। किस यज्ञ के बाद राजा को चक्रवर्ती कहा जाता है? ऑप्शंस में है अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और गोमेध यज्ञ। देखिए आपको 4 यज्ञों के नाम तो यहीं पर मिल गए, तो इनका कार्य क्या है इनको एक बार देख करके जाना है आपको। फिलहाल में यहाँ पर पूछा है कि चक्रवर्ती कहा जाता है, किस यज्ञ के बाद कहा जाता है?
तो जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं इनके बाद राजा को चक्रवर्ती कहा जाता है। आप सपोज करो ये मगध राज्य है, ठीक है। जब ये चक्रवर्ती बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी राज्य है इनके बगल में इनको जीतना पड़ेगा। और इनको किस प्रकार से जीतते थे, जैसे मगध के राजा ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया और यहाँ से अपना एक घोड़ा छोड़ा, तो ये घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर के गुजरेगा, यदि किसी राजा ने नहीं रोका और ये वापस जहाँ से यज्ञ किया था वहाँ पर वापस घोड़ा लौट करके आता है, तो ये चक्रवर्ती राजा कहलाएंगे, चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे। यदि इसे बीच में किसी ने रोक लिया तो इसका वर्सेस इसका एक युद्ध होगा, इनमें से जो जीतेगा फिर ये राज्य अपने राज्य में मिला दिया जाएगा। तो ये होता था अश्वमेध यज्ञ। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसको समझने के लिए विस्तार से देखेंगे। अश्वमेध यज्ञ के बाद राजा को चक्रवर्ती कहा जाता था। यह यज्ञ राज्य के विस्तार के लिए किया जाता था और राजा की सर्वोच्चता को प्रमाणित करने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवंती किस आधुनिक राज्य में स्थित है? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित है वर्तमान समय में अवंती, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी, ठीक है। उज्जैनी, उज्जैन मान लो आप, उज्जैनी, ठीक है। अवंती की राजधानी है उज्जैनी, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश से हमें एक चीज का और साक्ष्य मिलता है, किसका? शैलाश्रय का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। किसका? शैलाश्रय, यानी कि रॉक शेल्टर का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। ये एमपी में है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझेंगे। अवंती महाजनपद आधुनिक में मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैनी इसकी प्रमुख राजधानी थी और यह एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। ऊपर के दो जो ऑप्शंस है यह आपको विशेष तौर पर याद रखना है, अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि महाजनपदों में कर किससे वसूला जाता था? कर मतलब कि टैक्स, टैक्स जो था किससे वसूला जाता था? आंसर है आपका व्यापारियों से, किसानों से, पशुपालकों से। इन तीनों से ही टैक्स इकट्ठा किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है 13वें नंबर क्वेश्चन का। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, जैसा कि कर जो है व्यापारियों, किसानों और पशुपालकों से वसूला जाता था, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, कर से राज्य की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती थी। जैसे कि आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी। जब मंगोलों का आक्रमण हो रहा था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो उन्होंने टैक्स के द्वारा ही अपने सेना को सशक्त व मजबूत बनाया था। अगला है, कर की दरें क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती थी। जैसे कृषि के क्षेत्र में देखोगे तो 6 का 1 भाग राजा को टैक्स के रूप में दिया जाता था। ऐसे ही जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग सुविधाएं थी टैक्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले कि मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊं, ये मिलाकर के टोटल 14 क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। और जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में लिखिए और याद करिए, ताकि इस प्रकार से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस आए वो आपसे गलत ना हो। बाद में जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो इन सभी क्वेश्चंस को ही इंक्लूड करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। एग्जाम इस पर बहुत ही जल्दी हो रहा है, 1 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए पहला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। जनपदों की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? आंसर है आपका कृषि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को समझेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु है, जनपदों की प्रमुख आर्थिक गतिविधि कृषि थी और लोग जो है गेहूं, जौ, चावल जैसे फसल उगाते थे, ठीक है। अगला है, कृषि पर आधारित जीवन शैली
उस समय की प्रमुख विशेषता थी। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सो आप तीनों ही बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। चलिए आज की इस कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल है चैप्टर नंबर 5, तो चैप्टर नंबर 5 को आप सभी पढ़ करके आएंगे और ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी आपका मूल है, वहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी को वीडियो के साथ साथ एनसीईआरटी अवश्य पढ़ना है। चलिए मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।